ऑल राइट। हाँ, उनके पास बुक्स होगा शायद। यस। तो कल जो मैंने समझाया था उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूं। और फाउंडेशन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्लीज काम डाउन, क्लास चल रहा है, थोड़ी देर के लिए काम डाउन। यस। सो कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बताया था। किसी को ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में ना आया हो? 100 डिवाइड बाय 110, 100 डिवाइड बाय 121, उसका फिर कॉन्सेप्ट बना के फिर अपन ने 0.909, 0.826, फिर वो कैलकुलेटर ट्रिक्स, ये सबको क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है कि नहीं? ओके। ये मैंने क्यों बताया था आपको? मैंने आपको कल बताया था कि इसको हम हायर परचेज चैप्टर में कई बार पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि विशाल सर ने अपनी कार मुझे हायर परचेज पे दी है। हालांकि मुझे कार खरीदनी है पर मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, इसलिए मैंने विशाल सर को बोला कि मुझे किराए पर दे दो, किराया लेते जाओ, और एक पीरियड के बाद ये ओनरशिप आप मेरे नाम पे करना, जैसे ही पूरा कंप्लीट मैं आपको कॉस्ट दे दूं असेट का। तो असेट का जो कैश प्राइस है वो 993 है, बट क्योंकि मैं उनको धीरे धीरे दूंगा तो इसलिए मैं उनको धीरे धीरे करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे करके दूंगा, तो उनको मैं ज्यादा दे रहा था ताकि मैं उनको इंटरेस्ट दे सकूं। हमने कल क्या किया था? हमने ये फ्यूचर वैल्यूज में से 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपन ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार निकाला था। मैंने जाते जाते आपको बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार को कुछ नाम दिया था हमने, कुछ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कैश प्राइस ऑफ कार। अंडरस्टूड और नॉट? क्या बोला था हमने? कैश प्राइस ऑफ कार। और जो 2 लाख, 250, 3 लाख, 280 और 220 था, इसका टोटल क्या होता है? इसका टोटल क्या होता है? 1250। 1250 को हम बोलेंगे एचपीपी, हायर परचेज प्राइस। क्या बोलेंगे? हायर परचेज प्राइस। तो दो प्राइस होते हैं, एक कैश प्राइस और एक हायर परचेज प्राइस। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? एक होता है कैश प्राइस और एक होता है हायर परचेज प्राइस। और हायर परचेज प्राइस के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट शामिल होता है। हायर परचेज प्राइस के अंदर क्या शामिल होता है? इंटरेस्ट अमाउंट। चलिए इसी बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाली बातें बेहतरीन, बहुत जरूरी हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को आगे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो मेरे साथ कुछ टर्म्स को लिखते जाइए और फिर हम और सारी बातें करना शुरू करेंगे। Guys, there is one term called cash price. कैश प्राइस। बेटा कैश प्राइस मतलब क्या था? कैश प्राइस आपके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो था प्रेजेंट वैल्यू, राइट? बट अगर हम कैश प्राइस, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो वो ठीक है, बट कैश प्राइस मतलब क्या? जय सर को कार चाहिए थी, कार खरीदनी है, पर उनको कार मिल नहीं रही क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके पे कर रहे हैं। तो कैश प्राइस को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कैश में लिया गया होता, इमीडिएटली पे किया गया होता, तो जो प्राइस पे करते हैं उसको बोलते हैं कैश प्राइस। अंडरस्टूड नॉट? सो कैश प्राइस मींस आप लिखो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट एट विच it can be purchased in cash. It can be purchased in cash payment. It can be purchased in cash payment. Understood guys? क्या हम इसको ये भी बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, it is also called present value of all
future installments. It is also called present value of all future installments discounted at इंटरेस्ट रेट. ये डिस्काउंटेड एट इंटरेस्ट रेट मतलब जैसे मैं आपको इंटरेस्ट रेट देता हूं 10% और मैं आपको बोलता हूं 10% मतलब 1.1, तो आप करते हो 1.1 डिवाइड ऐसा करके लिखते हो ना, करते हो कि नहीं? फिर 0.909, 0.826, 0.751 जो आता है उसी को अपन मल्टीप्लाई करते हैं हर एक वैल्यू से, उसी को कहते हैं डिस्काउंटेड. समझा कि नहीं? ये डिस्काउंटेड कहते हैं इसको. जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ये जब आपने इस तरीके से एक एक करके करते गए, इसको कहते हैं डिस्काउंटेड. ये आपने 5 लाख को डिस्काउंटिंग किया, आपने फिर से 5 लाख को डिस्काउंटिंग किया, फिर से 5 लाख को डिस्काउंटिंग किया, फिर से 5 लाख को डिस्काउंटिंग किया, और सबका जो सम आया दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू. गाइस अंडरस्टूड और नॉट? तो यस, ये हो गया आपका कैश प्राइस. चलिए दूसरा पॉट प्राइस लिखते हैं. द सेकेंड इज हायर परचेज प्राइस. हायर परचेज प्राइस, HPP, हायर परचेज प्राइस. यस, हायर परचेज प्राइस क्या होता है? कौन बताएगा? अगर मुझे यहां पर कुछ लिखना है, लिखने के लिए क्या बताएंगे? बोलो. कोई भी बोल सकते हो जल्दी. ओके, सम ऑफ ऑल फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स. इंस्टॉलमेंट फ्यूचर में देंगे ना, फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स. सम ऑफ ऑल फ्यूचर अग्रीड इंस्टॉलमेंट्स. गाइड अंडरस्टूड और नॉट? सो लिखो सम ऑफ ऑल फ्यूचर अग्रीड installments. Sum of all future agreed installments. Understood guys? हाँ? क्या मैं कह सकता हूं HPP is equal to CP plus interest? CP मतलब कैश प्राइस, और कैश प्राइस में पूरा इंटरेस्ट जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? HPP. नहीं क्या ये नहीं समझा क्या? हाँ, HPP क्या था तुम्हारे एग्जाम्पल में, वो विशाल सर वाले एग्जाम्पल में, कार वाले एग्जाम्पल में? 12 लाख, 1250. तो 1250 था वो, याद करो. हाँ, और अपना कैश प्राइस कितना निकला था आपने? 993.20, और इंटरेस्ट कितना था? हाँ, 500 साल का मिला के इंटरेस्ट कितना था? 2579. तो ये मिलके ही 12.5 लाख रुपए हो रहे. बोलो बेटा. तो कहना है से HPP इज इक्वल टू CP प्लस इंटरेस्ट. ऑल राइट, तो ये भी लिख लीजिए, HPP इज इक्वल टू CP प्लस इंटरेस्ट. अंडरस्टूड गाइस? अच्छा, कल मैंने आपको इंटरेस्ट निकालना सिखाया था. बोलो कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट? एक टेबल बनवाया था मैंने आपको, इंटरेस्ट शेड्यूल वगैरह करके. हाँ, याद है आपको? एक बार देख लीजिए, अपनी कॉपी जाके रेफर करिए प्लीज. इंटरेस्ट निकालने का तरीका कैसा था? कौन कौन से कॉलम थे? ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग. तो ओपनिंग के ऊपर यू हैव टू अप्लाई द इंटरेस्ट परसेंटेज. अंडरस्टूड और नॉट? सो यू विल गेट द इंटरेस्ट अमाउंट. गाइस अंडरस्टूड और नॉट? वेरी गुड. ये आपको क्या निकालना आ गया? इंटरेस्ट. गाइस टेल मी, अंडरस्टूड और नॉट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो डू यू गाइस हैव द नोट्स? आइदर बुक्स और नोट्स? टेल मी. हाँ, प्लीज ओपन द चैप्टर. प्लीज ओपन द चैप्टर. आदित्य कोठारी सर, बुक्स कब मिलेंगी? बेटा बुक्स डिस्पैच हमारी आना डिस्पैच शुरू हो चुका है. आप अपना ट्रैक खुद ही करिए, आपके लॉगिन के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा.
यस। अच्छा ध्यान से देखिए, ये चैप्टर का नाम तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। हमारे हर एक चैप्टर के पहले पेज पे आपको ये इंडेक्स मिलेगा, मतलब जो जो बातें चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई हैं वो कौन कौन से पेज में हैं वो करके आपको इंडेक्स मिलेगा। मतलब डायरेक्टली आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक निकालना है इंडेक्स से तो आप वो डायरेक्टली टॉपिक निकाल सको, राइट। हायर परचेज के बारे में जो भी मैंने आपके साथ बात की हुई है पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर कि हायर परचेज क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सेल क्या होता है, वो सब कुछ यहाँ इस इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है। सो आपको क्या करना है, आपको ये रीड करना है घर जाके। मैं इसको रीड होमवर्क कर रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए रीड होमवर्क। मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको खुद से पढ़ना है। और अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं समझे तो आप अगले दिन आके क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो बेटा क्लियर। बट अब सेकंड पैराग्राफ पे आइए, टर्म्स यूज इन द हायर परचेज एग्रीमेंट। चलिए पहला टर्म कौन सा है? कौन होता है बेटा हायर वेंडर? सेलर, जो जो असेट को देता है, जो असेट को ट्रांसफर करता है। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? चलिए पढ़ते हैं। हायर वेंडर इज अ पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स, जो गुड्स को डिलीवर, यहां पर गुड्स बोलो या असेट बोलो एक ही बात है। हु डिलीवर्स द गुड्स अलोंग विद इट्स पोजेशन, जो पोजेशन देता है, टू द हायर परचेजर, परचेजर को पोजेशन देता है, अंडर द हायर परचेज अग्रीमेंट। कुल मिला के वेंडर मतलब आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो सेलर, सेलर। अंडरस्टूड गाइस? सेकेंड, हायर परचेजर इज अ पर्सन हु ऑब्टेन्स द गुड्स, जिसको गुड्स मिलते हैं, राइट। उसको क्या मिलता है बेटा उसमें? बोलो बेटा उसको उसमें क्या मिलता है? ये बात मैंने राइट टू यूज वाली बात मैंने लीजेस में समझाई थी आपको। लेसर जो होता है वो लेसी को राइट्स ट्रांसफर करता है यूज करने के। राइट आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं? तो राइट टू यूज उसको मिलता है, उसको अधिकार मिलते हैं असेट को यूज करने के। राइट टू यूज द सेम फ्रॉम हायर वेंडर, ठीक है। चलिए थर्ड क्या है? कैश प्राइस। अभी अभी पढ़ा हमने कैश प्राइस, क्या लिखा है? कैश प्राइस द अमाउंट टू बी पेड बाय बायर ऑन द, बेटा आउटराइट परचेज मतलब, आउटराइट परचेज मतलब अगर परचेज करके इमीडिएट पेमेंट करता तो क्या होता? परचेज करके इमीडिएट पेमेंट करता तो क्या होता? या फिर आउटराइट परचेज मतलब अगर बिना क्रेडिट के परचेज करता तो क्या होता? बिना, तो आउटराइट परचेज आप लिख सकते हो मींस विदाउट क्रेडिट, विदाउट क्रेडिट मींस विदाउट क्रेडिट। चौथा, द फोर्थ वन इज डाउन पेमेंट। ये क्या होता है डाउन पेमेंट बेटा? शुरुआत में जो हमें एक इमीडिएट पेमेंट करना पड़ता है, टोकन अमाउंट पे करना पड़ता है बुक करने के लिए। अंडरस्टूड और नॉट? डाउन पेमेंट इज द, इसको हाईलाइट करिए, इनिशियल पेमेंट। इनिशियल पेमेंट मेड टू द हायर वेंडर बाय परचेजर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट। जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो जो टोकन अमाउंट देते हैं, एग्रीमेंट करने के लिए जो अमाउंट देना पड़ता है इनिशियल अमाउंट, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना भी हो सकता है, 5%, 10%, 15%, जो भी दोनों के बीच में, हायर वेंडर और परचेजर के बीच में जो अग्री हुआ है। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है कि नहीं? फिफ्थ नंबर, यस टेल मी, फिफ्थ नंबर क्या है? हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग वही 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, याद आ रहा कि नहीं? इंस्टॉलमेंट्स। चलिए, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इज द अमाउंट विच द हायर परचेजर हैज टू पे आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो उसको पे करना पड़े, टू अ सर्टेन पीरियड एज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट टू ऑब्टेन द ओनरशिप। अगर उसने सारा का सारा पेमेंट कर दिया तो उसको अंत में क्या मिल जाएगा? ओनरशिप ऑफ द असेट अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। इट कंप्राइज ऑफ, अच्छा इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या क्या शामिल होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट। तो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होता है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? नेक्स्ट, हायर परचेज प्राइस, एचपीपी। क्या होगा हायर परचेज प्राइस? सारे सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, या फिर कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। इट मीन्स द टोटल सम पेबल बाय परचेजर टू ऑब्टेन द ओनरशिप
अंडर एग्रीमेंट इट कंप्राइज ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। चलिए ये भी टर्म्स सबको क्लियर ही होंगी। टेल मी गाइस। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से। आप आज क्लास आए हो और पढ़ाई ना हो तो आपको अखरेगा, आपको लगेगा अरे यार क्लास भी आए और पढ़ाई भी नहीं हुई, सिर्फ रिवीजन हुआ, तो फिर क्लास हम आए क्यों। तो आज ऐसा पढ़ना ज़रूरी है जो ये रियलाइज़ करवाए बाकी लोगों को कि अरे यार अच्छा हम नहीं आए तो मतलब वाकई में हमने कुछ मिस किया। तो मतलब ऐसी चीज़ आज पढ़ना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था कि मैं तो क्लास लूँगा भाई, जिसको देखना होगा वो कल अपने हिसाब से वो बाकी यूट्यूब पे देखता रहेगा। सो हमारे पास एक हेडिंग है, क्या पढ़िए तो क्या लिखा है, क्या हेडिंग है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट और कैश प्राइस और इंटरेस्ट रेट। बेटा कभी कभार क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। आपको मैंने वो विशाल सर वाला जो एग्जांपल दिया था वो निकालो, कार वाला एग्जांपल निकाला। उस एग्जांपल को ध्यान से देखो, उसमें क्या आपको इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है। आवाज चाहिए मेरे को। क्या इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है, क्या इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो इन दोनों की सहायता से, इंस्टॉलमेंट से और इंटरेस्ट रेट की सहायता से आपने क्या निकाला, पहला पॉइंट आपने क्या निकाला, कैश प्राइस। सो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं तुझे इंस्टॉलमेंट दे दूं और अगर मैं तुझे इंटरेस्ट रेट दे दूं तो तू कैश प्राइस निकाल लेगा ना, बोलना बेटा हाँ या ना। और अगर तूने एक बार कैश प्राइस निकाल लिया तो तुझे हर साल का इंटरेस्ट निकालने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, बोल बेटा। इसका मतलब अगर तुझे इंस्टॉलमेंट दी हुई हो और तुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो तो इसका मतलब अगर कैश प्राइस मिसिंग भी है तो तू कैश प्राइस आराम से निकाल लेगा। हाँ, मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं अभी क्विकली, जैसा एग्जांपल मैंने आपको कल दिया था उसी टाइप का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं क्विकली। मुझे कैश प्राइस निकाल के देना और मुझे इंटरेस्ट निकाल के देना, निकाल के दे दोगे, जल्दी बोलो रे। चलो तो लिखो एक एग्जांपल। कल वाला जो एग्जांपल था वो था एग्जांपल नंबर 1, अगर नहीं नंबरिंग की थी तो नंबरिंग कर दो उसको। कल वाला एग्जांपल जो था वो था एग्जांपल नंबर 1। अभी लिखो आप एग्जाम्पल नंबर 2, अभी लिखो आप एग्जाम्पल नंबर 2। purchased a truck on hire purchase basis. Purchase a truck on hire purchase basis. Annual installments are फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बस 3 साल की इंस्टॉलमेंट देनी है मुझे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट 12 लाख, सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट 15 लाख, थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट 10 लाख। डाउन पेमेंट डीपी, डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 5 लाख। बेटा डीपी कब पे करते हैं, इनिशियली, शुरुआत में। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। बेटा आपको इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है इंक्लूडिंग डीपी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, निकाल सकते हो कैश प्राइस। पहले जवाब दो मेरे को, उसके बाद हर साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो मुझे बस आपको निकाल के देना है, कैलकुलेट पहला कैश प्राइस ऑफ ट्रक और दूसरा इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर, हर साल का इंटरेस्ट। चलिए
डीपी तो प्लस किया होगा ना, डीपी प्लस करना पड़ेगा ना बेटा, वो भी तो पेमेंट कर रहा हूं, वो भी तो पेमेंट कर रहा हूं ना। आप अगर सिर्फ तीनों का प्रेजेंट वैल्यू करके मुझे बता रहे तो गलत है, उसमें आपको डीपी भी तो प्लस करना पड़ेगा। डीपी तो आज ही के दिन दे दिया बाबा। बेटा जी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 1 साल के बाद, और डीपी मतलब अभी, तो कैसे प्लस करेगा तू? नहीं करेगा ना। वेरी गुड, आगे निकालिए, आगे इंटरेस्ट निकालो, आपको लिखना है, क्योंकि एक नंबर आपको तभी मिलेंगे जब लिखोगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बताओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। चलो इंटरेस्ट निकालो हर साल का। आई थिंक सबका यही आ रहा है, 36,35,620। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। राकेश, अरुणवा घोष, 36, 35, 621। Subtracted by 5 lakh is down payment, that is different thing. This is installment. This is apart from 12 lakh. निकाला बेटा, इंटरेस्ट निकला एवरी ईयर का, एवरी ईयर का इंटरेस्ट। क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर। आप बैठे वैसे ही फालतू करिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 22 लाख। ओके, हाँ जी, 2,82,206, 3 लाख। यस, वेरी गुड, सबका आया है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी आया है। सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैश प्राइस निकालने के लिए ईयर 0, 1, 2, 3, इंस्टॉलमेंट्स 5 lakhs, 12 lakhs, 15 lakhs, 10 lakhs. Present value factor at 9%. 9% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब 9% मतलब क्या बोलते हैं? 1.09। हाँ, अब मुझे कोई बच्चा प्लीज हेल्प करे। 1.09 डिवाइडेड इक्वल टू 1.09 डिवाइड इक्वल टू
0.917 इक्वल टू अगेन 841, सॉरी 1 सेकेंड, रुको 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 रुको, पहला वाला डीपी है तो फर्स्ट ईयर में 1 आएगा, हाँ पॉइंट, पहला वाला क्या था 0.917, सेकेंड 842 और थर्ड वाला 7772। मैंने फर्स्ट ईयर में मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों किया? क्योंकि डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट है ही नहीं, उसकी वैल्यू आज भी 5 लाख है और वो है ही आज का वैल्यू, वो फ्यूचर का वैल्यू है ही नहीं, तो वो 5 लाख आज ही है, तो 1 into 1। तो जब मैं इसको करूंगा तो यहां मेरा कैश प्राइस मतलब ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यूज। इसका टोटल आपने किया, कितना आया इसका टोटल? 36,35,620। अब वो आपने शायद कैलकुलेटर पे किया होगा तो 12 डिजिट के हिसाब से आया कि इसी हिसाब से आया? थर्टी फाइव 620 कर दूं? ठीक है 21, चलो कोई नहीं, 621। सो बेटा फॉर्मेटिंग आपकी ये रहेगी आंसर की, एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए फॉर्मेटिंग आपकी ऐसी रहेगी, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, और इस तरीके से आप लिखोगे। इवन आपको यह लिखना चाहिए इधर कि भाई इंटू 1 किया तो 5 लाख आया, 12 लाख इंटू 0.917 किया, ऐसे करके आपको इंटू इंटू करके जो भी आया वो यहां पर लिखना पड़ेगा। बट ठीक है, अभी अपन शॉर्ट में भी करें थोड़ा सा, तो ये टोटल आया 36, 35, 621। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? सो दिस विल बिकम द कैश प्राइस। तो कैश प्राइस इज इक्वल टू 36,35,621। अब आप मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट पहले साल का किस पे निकलेगा? 36 लाख पे कि 5 लाख की डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद? माइनस करने के बाद। तो हम यहां से माइनस करेंगे डाउन पेमेंट, डीपी पेड, 5 लाख का डीपी पे हो गया। अब बताओ, तो ये बोलो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 31, 35, 621, 31, 35, 621। अंडरस्टूड गाइस? बोलो बोलो। अब आप इंटरेस्ट निकालोगे 31, 35, 621 पे। सो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इसके ऊपर 9% बेटा, इसके ऊपर 9% निकाला है कि नहीं निकाला? कितना आया? 282। ओके, तो यहां पर अपन सेकंड लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। निकाला सबने इंटरेस्ट? फॉर्मेट क्या है? ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, इंस्टॉलमेंट्स मतलब पेमेंट्स, और बोलो क्लोजिंग होता है ना। मैं जानबूझ के यहां पर एक और कॉलम बढ़ा रहा हूं, उसकी रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं कि है हमेशा, बट फिर भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रिंसिपल और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इस प्रिंसिपल वाले कॉलम के बगैर भी आ सकता है, बट प्रिंसिपल थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने के लिए। सो बताइए, फर्स्ट ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 31, 35, निकालो इसके ऊपर इंटरेस्ट, 28220। इंस्टॉलमेंट कितना है? 12 लाख। तो 12 लाख में से 282,206 गया, 12 लाख में से 282,206 गया, 12 लाख में से, 12 लाख में से नालायक लोग, 12 लाख में से 282 गया, प्रिंसिपल बचा 9 लाख 17,000
794। प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं। प्रिंसिपल कैसे निकाला? इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस किया आपने। आपने इंस्टॉलमेंट में से क्या माइनस किया? इंटरेस्ट। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? अब बताओ क्लोजिंग कितना आएगा? करेक्ट, 22 17। कैसे निकाल सकते हैं क्लोजिंग? ओपनिंग में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो क्लोजिंग आ जाएगा। और जिन्होंने प्रिंसिपल का कॉलम नहीं बनाया वो लोग क्या करेंगे? ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट। बात तो एक ही है ना। अरे आप इंटरेस्ट प्लस कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट माइनस कर रहे हो। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि प्रिंसिपल माइनस कर दो। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, तो मुझे बताओ क्लोजिंग कितना आया? 22 17827। सेकेंड ईयर 22 17 827। इंटरेस्ट बोलो। इंटरेस्ट 199604। 199604। यस। इंस्टॉलमेंट कितना है? 15 लाख। इंस्टॉलमेंट कितना है? 15 लाख। 15 लाख के बाद प्रिंसिपल 13 396। क्लोजिंग 917431। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट ईयर 917431। इंटरेस्ट 569। इंस्टॉलमेंट कितना है? 10 लाख। तो प्रिंसिपल तो यही आएगा ना, 917431। हाँ भाई, यही तो पे हो गया ना। जो ओपनिंग था वो पे हो गया प्रिंसिपल। तो क्लोजिंग कितना बचेगा? 0। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? बोलो बेटा, ये सबको क्लियर हुआ? बोलो बोलो। क्या? हाँ, ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोल दिया था टोटल लगाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट 0 के बाद पॉइंट में हमने 3 डिजिट लिए थे और आपने मुझे जो शॉर्टकट करके कैलकुलेटर बताया था वो 620 बना रहा था। डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली आएगा, पर उसको हम राउंडिंग ऑफ डिफरेंस ले रहे हैं, राउंडिंग ऑफ एरर ले रहे हैं। मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सॉल्व करने के लिए अभी ले रहे हैं। हाँ जी मालिक, 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो इंटरेस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। अपने को एग्जाम में इसी तरीके से चलना पड़ेगा। ये मतलब एक्चुअल में जो आप बोल रहे हो ना, जो आ रहा है अपना यहां पर, वैसा वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है? कितना आ रहा है? चलो मुझे बताओ कितना आ रहा है। नहीं दादा, एक एक करके अब मुझे बताओ। फिर क्या होगा कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर 4 लोग बोलेंगे नहीं सर ये नहीं था, वो नहीं था। एक एक चाहिए मेरे को। 11 लाख। हाँ, 12 लाख 63। 772। हाँ, अब कितना आ रहा है? 36 35। और पहले हमारा कितना आ रहा था? 36 35 621। 221 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। सर क्यों आ रहा है? सर मैं मर जाऊंगा क्या? सर मेरे को आईसीआई नंबर नहीं देगा क्या? सर मेरे को जेल में डाल देंगे? अरे राउंडिंग ऑफ का एरर है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो है ना, जिंदगी उजड़ नहीं गई है इससे हमारी। पहले थोड़े से बड़े बच्चे बन जाए। अब हम फाउंडेशन निकाल के आ गए। फाउंडेशन के बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना। हम बड़े बन गए, हम थोड़े से मैच्योर हो गए। तो ये सर क्या हो गया? सर मेरे साथ अन्याय हो गया। सर ऐसा क्यों हो गया? 100-200 का डिफरेंस आपका हमेशा आएगा, क्योंकि आप कैलकुलेटर कर रहे हो। कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो पॉइंट के बाद आप 12 डिजिट ले रहे हो।
तो 12 डिजिट लेना और हम यहां पर 3 डिजिट ले रहे हैं, तो आपका ये 100-200 का डिफरेंस आएगा। सर एग्जाम में कौन सा करके आएंगे? सिंपल है, एग्जाम में आप जितना ज्यादा अच्छे से लिख के आओगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये 400 ज्यादा मोर एक्यूरेट है क्योंकि हमने 3 डिजिट तक किया है ना। तो सर वो आपने क्यों सिखाया? वो इसलिए सिखाया क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन तुमने लास्ट में अटेम्प्ट किया, 5 मिनट बचे हुए, इतना सब कुछ लिखने का टाइम नहीं है, कैलकुलेटर की ट्रिक काम आएगी कि नहीं आएगी? आंसर तो चाहिए ना मेरे को यार। तो कैलकुलेटर ट्रिक समझाना क्यों समझाना था? क्योंकि दिमाग चलाना है। ये क्यों? क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए। ये क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि मार्क्स चाहिए, मार्क्स इंस्टीट्यूट इसके लिए देगा। पर कल को अगर मान लो टाइम नहीं बचा है, पेपर जा रहा है, तो भाई कुछ तो कैलकुलेटर करके कुछ तो लिख के आ पाएंगे ना यार। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चों। अब कभी कभार एग्जाम में आपको ये 0.917, 0.842, 0.772 वगैरह वगैरह आपको इंस्टीट्यूट एग्जाम के क्वेश्चन में दे देगा, लिख के देगा कि पहले साल का ये है, दूसरे साल का ये है, तीसरे साल का ये है। फिर तो मतलब कुछ भी कर लो, गलती से भी कैलकुलेटर अप्लाई करनी नहीं है। इंस्टीट्यूट ने लिख के दे दिया है कि ये इंटू करना है तुम्हें, तो मतलब वही इंटू करना पड़ेगा। समझे हो कि नहीं? तो अभी मैंने जस्ट सॉल्व कर लिया 621 से, बिकॉज नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉट इंस्टीट्यूट का रट्टाफिकेशन। वो मैं बाद में बात करूंगा, समझो कि नहीं? जय चावला जब भी चैप्टर पढ़ाएगा आपको ना, तो पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेगा, चैप्टर खत्म होने के लास्ट की 2 क्लासेस में बात करेगा कि हाँ आईसीआई क्या करता है। अभी मुझे आईसीआई के हिसाब से आपको रटवाना नहीं है, मुझे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। अंडरस्टूड नॉट? सो दिस कैन नॉट बी द डाउट। इस पे बार बार मेरे सामने ना तकलीफें मत लेके आना। सर 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, सर 50 का डिफरेंस आ रहा है, सर क्या करूं, हाय मैं मर गया, ये सब मत करना मेरे सामने, ठीक है ना? ये आएंगे, ये ऐसा होगा, डोंट वरी। क्लियर? ओके। हाँ भाई, यहां तक हो गया कि नहीं? ये सबको समझ में आया कि नहीं? बोलना बच्चे। अब तेरे को बताता हूं एक और ट्रिक। अब एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। सर 50 का डिफरेंस आ रहा है, सर क्या करूं? ऑडियो सही तो है यार, बच्चे बोल रहे हैं ऑडियो सही नहीं है। ऑल राइट, एग्जाम्पल नंबर 3। हेलो सारंग, एक मिनट ऊपर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व द अबव एग्जाम्पल 2 solve above example 2 by reverse method. ऑनलाइन बच्चे प्लीज थोड़ा सा बियर करिए, आज का साउंड इशू थोड़ा बहुत अगर आ रहा है तो उसको बियर करिए, मैं ठीक करवाता हूं। हैव सम पेशेंस, कोशिश करके पेशेंस रखिए, इतना भी साउंड प्रॉब्लम नहीं है जितना आप कह रहे हैं, और मैं अभी ठीक करवा दूंगा। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। सॉल्व द अबव एग्जांपल बाय रिवर्स मेथड। अब बेटा ये रिवर्स मेथड क्या होता है अभी लिखना मत, क्योंकि मैं तुम्हें फेयर बाद में करवाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। रिवर्स मेथड क्या होता है? अभी जो मैंने तुम्हें सॉल्व करवाया उसमें मैंने तुम्हें एन्युइटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाया, मैंने तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाया। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि नहीं इस तरीके से सॉल्व मत करो, 0.917, 0.842, 0.772 इस तरीके से सॉल्व मत करो,
रिवर्स सॉल्व करो। रिवर्स सॉल्व करना कैसे होता है सुनिएगा, कुछ इंफॉर्मेशन देंगे आप मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? हाँ हाँ, अब जैसा मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले मुझे बताओ लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है? हाँ 10 लाख। बेटा इस शेड्यूल में मुझे बताओ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कब लग रहा है, फर्स्ट ईयर में कि लास्ट ईयर में? ऐसा क्यों? ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट सबसे कम क्यों लग रहा है? क्योंकि आखिरी किस्त बची हुई है। कह सकता हूं कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं कि जो भी आखिरी किस्त होती है सिर्फ उसमें एक ही साल का इंटरेस्ट शामिल होता है। यार सारंग, ऑनलाइन में अगर तू लेक्चर सुनेगा, बच्चे बोल रहे हैं यही सेम जो मैं तेरे को पिछले दिन से बोल रहा हूं, किट 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 आवाज आ रही है, ऑडियो इशू है, ऑडियो इशू है। नहीं, ये बदलने की जरूरत ही नहीं है, माइक सब बेटर है। अपने को इधर कुछ वायरिंग की प्रॉब्लम है, वायरिंग का चक्कर है, क्योंकि ये आता है, ये बीच बीच में आता है और ये अपनी रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, तो जिससे रिकॉर्डिंग भी खराब हो रही है। ये माइक का इशू नहीं है, ये कुछ एम्पलीफायर या फिर जो केबल्स हैं उनका इशू है। तो ये करना पड़ेगा अपने को परमानेंट वैसे तो, क्योंकि बीच बीच में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देख लेना। सो लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करते हैं, फिर से कॉन्सेप्ट को एक बार देखते हैं। इंटरेस्ट सबसे कम कब होता है, लास्ट में कि शुरू में? लास्ट में। लास्ट में सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि आखिरी वाली जो इंस्टॉलमेंट होता है उसी के अंदर बस एक ही इंटरेस्ट शामिल होता है। बोलो बेटा। तो जो आखिरी वाली किस्त है 10 लाख, इसमें इंटरेस्ट शामिल होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। कितना? 9% होगा कि नहीं? तो कैन आई राइट दिस वन डिवाइड बाय 109? क्या मैं इसको डिवाइड बाय 109 लिख सकता हूं? अरे नालायकों, 2 क्लासेस समझाता आ रहा हूं, न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर दोनों का बेस सेम होना चाहिए। मुंह ऐसे बना रहे हो कि मतलब कुछ पता ही नहीं है। मैं डिवाइड बाय 109 लिख सकता हूं कि नहीं? मेरे को खुश करने के लिए मत बोलो, अगर नहीं आया तो फिर वापस से बोल दो कि नहीं आया। ये 10 लाख में क्या शामिल है? इंटरेस्ट शामिल है ना। तो ये 109 क्या है? 100 प्रिंसिपल और 9 रुपए क्या? इंटरेस्ट। तो न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर, मतलब मैं बेस को सेम रख रहा हूं। तो मुंह क्यों बना रहे हो? ये क्या नई बात लग रही है तुम्हें? हाँ, पिछले 2 क्लास समझते तो आ रहे हैं ना। ये क्या नया है क्या कुछ भी? तो मुझे बताओ, अगर 10 लाख में इंटरेस्ट शामिल है तो डिवाइड बाय 109, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि मतलब 100, अगर 100 रुपए का प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट शामिल कर दें तो कुल मिला के इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी? 109 की। तो मैंने डिवाइड बाय 109 कर दिया। बोलो बेटा समझ में आएगी नहीं? पक्का? इनटू कर दो 100, तो बताओ प्रिंसिपल कितना निकला? 9,17,431। ये क्या आ गया? यस, ये प्रिंसिपल आ गया। बोलो ना बेटा। पक्का आया? लिखने का नहीं है, मैं बाद में फॉर्मेट बता दूंगा, लिखने का नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? अब आप सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जाओ। लास्ट हो गई, अब सेकंड लास्ट पे जाओ। सेकंड लास्ट कितनी है? अब है ही कुल मिला के 3, तो मैंने लास्ट सेकंड फर्स्ट ऐसे लिख रहा हूं। है ही कुल मिला के 3, तो लास्ट फिर सेकंड। हाँ, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 15 लाख। अब सुनो ध्यान से, कुछ मत करना हीरोगिरी। 15 लाख। बोलो बेटा। इसमें ऐड कर दो ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ऐड कर दो। करो करो। 9,17,431 होल डिवाइडेड बाय 109 इंटू 100 करो। फिर से बोलिएगा बेटा प्लीज। 827। एग्जाम्पल 2 के सॉल्यूशन में जाओ। अपने एग्जाम्पल 2 के सॉल्यूशन में जाओ, जहां पर तुमने इंटरेस्ट का टेबल बनाया था। तुम्हें टेबल में कहीं 9,17,431 दिख रहा है क्या? कहां दिख रहा है? लास्ट वाला, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग या थर्ड ईयर का ओपनिंग, ये दिख रहा है क्या? 22,17,827 दिख रहा है?
ये क्या है, ये क्या है उसके साथ तुम्हारे सॉल्यूशन में? ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है टेक्निकली। हाँ बोलो ना बेटा। ठीक है, अब एक काम करो, अब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आ जाओ। अब मुझे बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है? हाँ 12 लाख। 12 लाख में मैं ऐड करूंगा ये अमाउंट, 12 लाख प्लस ये पिछला वाला 2217827 होल डिवाइडेड बाय 109 इंटू 100, 31,35,000। ये कुछ जाना पहचाना अमाउंट लग रहा है अपने को। ये कौन सा अमाउंट आ गया? कैश प्राइस नहीं है मेरे राजा बेटा, डाउन पेमेंट ऐड करेंगे तो कैश प्राइस निकलेगा। सही शब्द यूज करिए प्लीज। ये कैश प्राइस है क्या? अभी कैश प्राइस नहीं आया है। ये क्या है अमाउंट? ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आ गया सबसे पहला, आया कि नहीं आया? अब उसमें डीपी ऐड कर दो 5 लाख, तो कैश प्राइस कितना आया? 36,35,621। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या हमने कहीं पे भी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऐसा कुछ किया क्या? इसको कहते हैं बेटा रिवर्स वर्किंग। क्या कहते हैं इसको? चलिए फिर से बताइए क्या किया रिवर्स वर्किंग में? सबसे पहले कहां से शुरू किया? लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या शामिल होगा? तो वो इंटरेस्ट हटा दिया, हटा करने के बाद क्या आ गया? प्रिंसिपल। बेटा सच में समझ में आया कि नहीं? फिर क्या किया? सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट वो ले ली और उसमें क्या ऐड किया? पिछला वाला प्रिंसिपल। बोलो बेटा समझा कि नहीं? फिर उसका सेम ट्रीटमेंट किया तो ये क्या आया? क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे इसको? क्यूमुलेट। क्या ये 1 साल का है क्या? ये 22-17 ये क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल है, समझा कि नहीं? फिर आपने क्या किया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसमें आपने क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल ऐड कर दिया। फिर आपका क्या आया? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, उसमें आपने डीपी ऐड कर दिया तो क्या आया? कैश प्राइस। बेटा समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? पक्का? दूं एक एग्जांपल अलग से? पहले ये लिख लो पहले, पर दूं अलग से एग्जांपल दूं, कर लोगे कि नहीं? चलो पहले जैसा है, जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखो। प्रॉपर फॉर्मेट तो मैं आराम से आपको करवाता रहूंगा, पहले कैलकुलेशंस पर ध्यान देते हैं। ओके, आस्किंग फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज, नहीं तो उसको नोट करिए। आयुष जैन, आप बार बार एक क्वेरी लिख रहे हो, लैपटॉप डाउनलोड, सॉफ्टवेयर, पता नहीं क्या क्या। टीचिंग के दौरान मैं आपके ये सारे डाउट्स को डिस्कस नहीं करूंगा। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। पढ़ाते वक्त मैं ये नॉन स्टडी रिलेटेड डाउट्स को एंटरटेन नहीं कर सकता। सो आयुष जैन, मैं आपके डाउट को बार बार, ये आपकी प्रॉब्लम को बार बार इग्नोर कर रहा हूं, बट दिस टाइम आई एम सेइंग कि ये सारी चीजें टीचर से पढ़ाते वक्त ना पूछें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझे क्लास के कॉल लगा लीजिएगा। यस, नोट कर लिया? सर प्रिंसिपल ऐड क्यों किया? बेटा हम प्रिंसिपल ऐड इसलिए कर रहे हैं, हम इंस्टॉलमेंट में अगर प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो वो क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल निकाल पाएंगे। अगर मैं वो पिछला वाला प्रिंसिपल ऐड नहीं करूंगा तो मेरा क्यूमुलेटिव अमाउंट नहीं आएगा। आपने एक ध्यान दिया बात, 9-17 थर्ड ईयर का ओपनिंग,
22-17 सेकेंड ईयर का ओपनिंग, 31-35 फर्स्ट ईयर का ओपनिंग, मतलब मैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे प्रिंसिपल निकाल रहा हूं। तो उसके लिए तो मुझे प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा ना पिछला वाला, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऐड करता जाऊंगा इंटरेस्ट उस हिसाब से कम होता जाएगा। आखिरी वाले साल में इंटरेस्ट सिर्फ एक ही साल का आउटस्टैंडिंग है। जैसे जैसे मैं पीछे जाऊंगा, आखिरी से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, इंटरेस्ट बड़ा होता जा रहा है। मैं पीछे से आगे जा रहा हूं तो इंटरेस्ट बड़ा होता जा रहा है, तो मुझे अमाउंट भी ओवरऑल अमाउंट पे इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। समझा कि नहीं? तो बच्चा सोच रहा है कि सर आपने पहले 10 लाख लिया, फिर सर सेकंड टाइम में आपने पिछला प्रिंसिपल क्यों ऐड किया? क्योंकि अब इंटरेस्ट ज्यादा हटेगा ओवरऑल। समझे हो कि नहीं समझे हो? फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है? फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लग रहा है 31 लाख पे, हाँ, ज्यादा वैल्यू पर। और लास्ट ईयर में इंटरेस्ट किस पे लग रहा है? छोटी सी वैल्यू पर। तो मैंने लास्ट किससे उठाया? पर जब मैं सेकंड वाली पे जा रहा हूं तो इंटरेस्ट किस पे लगना चाहिए? 22-17 पे लगना चाहिए ना दादा? बोलना बच्चे। तो इंटरेस्ट लगना चाहिए 22-17 पे, तो 22-17 आ तो गया, ये रहा 22-17। इसका मतलब इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ओवरऑल वैल्यू में शामिल था। तो प्रिंसिपल ऐड करना मेरे लिए जरूरी है ताकि मैं क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल निकाल सकूं। समझा कि नहीं? अगर मैं प्रिंसिपल ऐड नहीं करूंगा, चलो मुझे बताओ, अगर मैं ये प्रिंसिपल ऐड नहीं करूंगा तो क्या ये क्यूमुलेटिव आएगा? क्या बोलो ना बेटा, ये क्या क्यूमुलेटिव आएगा? नहीं आएगा ना। तो फिर ये हमारा 31-35 तो आ ही नहीं पाएगा, क्यूमुलेटिव आ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? सो प्रिंसिपल ऐड करने से ही तो मेरे को क्यूमुलेटिव अमाउंट मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप सॉल्व करके बताओ, उससे और अपन एक बार डिस्कस बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, HPP, DP 1 लाख, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 लाख, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5 लाख, थर्ड इंस्टॉलमेंट 4-20, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 650। इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट कैश प्राइस एज पर रिवर्स मेथड। कैलकुलेट कैश प्राइस एज पर रिवर्स मेथड। बेटा जी लिख लिख के करिए प्लीज। एक बात याद रखना, जब मैं आपको करने को दे रहा हूं तो मैं इसका मतलब आपकी हीरोगिरी चेक नहीं कर रहा हूं। मुझे आपसे आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपसे प्रेजेंटेशन, जो इंस्टीट्यूट जिस पे आपको मार्क्स देने वाला है। तो आप सॉल्व मेरे लिए मत करिए, अपने लिए करिए, अपने मार्क्स के लिए करिए।
14, 78, 488 या 89 या 90, वॉट एवर, 490 के आसपास, है ना? इंस्टॉलमेंट नंबर, कैलकुलेशन, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। इंस्टॉलमेंट नंबर फोर्थ नंबर इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 6 लाख इंटू, टेल मी, the rate of interest is 12% into 100 divided by 112. So what will be the principal in that? 5 lakh 80 356 357. दिस इज अ कॉमन सेंस कि जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट ले रहा हूं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर एक ही प्रिंसिपल होगा। जवाब दीजिए मुझे, लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर एक ही प्रिंसिपल होगा। पर मुझे बताओ सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितने कितने प्रिंसिपल होंगे? 2, इसलिए मैंने पिछले वाले प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ रहा है। अब देखो थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट में आओ, थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट में आओ, 4 लाख। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं 580 357, तो मैं ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि थर्ड ईयर के टाइम पे दो प्रिंसिपल अभी भी आउटस्टैंडिंग है। गाइस हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? थर्ड ईयर पे मेरे दो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए मैंने पिछला वाला प्रिंसिपल ऐड कर दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब अब मेरे ये 2 चीजें आउटस्टैंडिंग है। हाँ बोलो क्या करूं इसको मैं? डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, बोलो 89317। गाइस ये क्या है? ये 893176 क्या है? ये क्या होना चाहिए? ये प्रिंसिपल 1 साल का है कि ये 2 साल का है? इसमें दो प्रिंसिपल शामिल है, दो इंस्टॉलमेंट्स की प्रिंसिपल शामिल है कि एक ही इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल शामिल? दो। धीरे धीरे ये क्यूमुलेटिव बढ़ता जाएगा। बढ़ता क्यों जाएगा? क्योंकि हम पिछले वाले को ऐड करते जा रहे हैं। समझ रहा है कि नहीं? अब ये दो प्रिंसिपल शामिल हैं। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, क्या मैं कह सकता हूं 893,176 इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट? इट इज द प्रिंसिपल ऑफ, मैं लिख लेता हूं ताकि, इट इज प्रिंसिपल ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। अंडरस्टूड और नॉट? तो जो बच्चे ये पूछ रहे थे ना ऑनलाइन में या फिर जब यहां पर फेस टू फेस में, अगर किसी को डाउट था कि सर अब प्रिंसिपल ऐड क्यों कर रहे हैं? ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और हम देख रहे हैं कि शुरुआत से इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में एक ही प्रिंसिपल शामिल होता है, पर थर्ड ईयर के टाइम पे दो प्रिंसिपल शामिल होने चाहिए। अब मुझे बताओ सेकेंड वाले ईयर में कितने प्रिंसिपल शामिल होने चाहिए? हाँ, तो एक सेकेंड वाली इंस्टॉलमेंट ले लो, कितना है? 5 लाख। और इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? थर्ड और फोर्थ वाली दोनों की, मतलब ये 893, तो 893,170 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, 1243,907। बेटा ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1243? व्हाट इज दिस? This is principal amount of second installment, third installment and fourth installment. Can I say this? Yes, very good. अब आ जाओ फर्स्ट, कितना है? 3 लाख। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो ले लिया,
और मैं सेकंड थर्ड फोर्थ की प्रिंसिपल ले लूंगा, कितना है 1243,907 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, 13,78,488. So ultimately what is this? Please don't say cash price, it is not cash price. This is the overall principal amount. Can I say this? This is overall principal amount. Now what is the cash price? 1378,488 plus 1 lakh down payment. 1478,488 becomes the cash price. Guys, understood or not? बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? ये आ गया तरीका समझ में आपको? हाँ, तो कैश प्राइस निकालने के दो तरीके हुए. कौन कौन से दो तरीके? हमने कैश प्राइस को दो तरीके से निकाला. कौन कौन से दो तरीके? एन्युइटी मतलब प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, एंड दिस वन इज रिवर्स मेथड. कैन यू प्लीज ओपन योर बुक? Book means notes or book, whatever you have. Please open the book and come to page number 10.3, जहां हमने हेडिंग पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट और कैश प्राइस और इंटरेस्ट रेट. प्लीज कम टू सिचुएशन नंबर 2. सिचुएशन नंबर 2. प्लीज कम टू सिचुएशन नंबर 2. कैन यू प्लीज रीड दैट? आप अपने मन में रीड करिए प्लीज. आप अपने मन में रीड करिए. सिचुएशन क्या दे रहा है? इंटरेस्ट रेट इज नोन, हाँ 12% एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग. इंस्टॉलमेंट्स आर नोन, हाँ ये 3 लाख 5 लाख ये सब था ना, एंड कैश प्राइस मिसिंग था. ओके, तो इसमें दो सिचुएशन, दो ट्रीटमेंट, दो अलग अलग तरीके. पहला क्या है? विदाउट एन्युटी मतलब रिवर्स वर्किंग. बेटा क्लियर है कि नहीं? रिवर्स वर्किंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट से सॉल्व करते हैं और क्यूमुलेटिव ऐड करते जाते हैं. तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट. सेकेंड सिचुएशन क्या है? विथ एन्युटी. एन्युटी मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. मल्टीप्लाई दीज फैक्टर्स विद द इंस्टॉलमेंट्स. और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेटा कैसे आते हैं? ये कैसे निकलते हैं बेटा? ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैसे निकाले थे अपन ने? रेट होता है तो उसके हिसाब से हम फैक्टर्स निकालते हैं बेटा. इफ रेट इज 10%, तो हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टर? बोलो बोलो. 1 डिवाइड बाय 1.1. ऐसे आपके फैक्टर्स निकलते जाएंगे. यस, 100 डिवाइड बाय 110 टेक्निकली. गाइस क्लियर है कि नहीं है? वापस मुझे एक एग्जांपल बताओ. मेरा कैश प्राइस कितना हो गया? मेरा कैश प्राइस कितना हो गया? Now my question is, who will record the asset? Purchaser or vendor? Why? Because purchaser will get the ownership after all the installments, and purchaser is ultimately the beneficial owner. So who will record the asset? Beneficial owner means purchaser. Tell me guys, asset को record कौन करेगा? तो tell me, what will be the journal entry? इसी एग्जाम्पल के नीचे journal entry in the books of hire purchaser. हायर परचेजर की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी? बेटा कैन आई से बिगिनिंग वाले को मैं 0 ईयर बोलूंगा, चलेगा? 0 ईयर मतलब बिगिनिंग. बोलो बिगिनिंग पे क्या हुआ? सब लोग एक आवाज में. वेरी गुड. असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर. बेटा कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? किस वैल्यू पे? कैश वैल्यू पे कि हायर परचेज प्राइस पे? क्यों हायर परचेज प्राइस पे क्यों नहीं? हायर परचेज प्राइस के अंदर कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट है, तो क्या हुआ? इंटरेस्ट है तो
इंटरेस्ट जब जब ड्यू होगा तब तब एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट को अभी एसेट के अंदर नहीं डालेंगे, समझे हो कि नहीं? और ये एंट्री ये अज्यूम करके कर रहे हैं कि अगर आज एसेट में मार्केट से लेके आता तो किस कैश प्राइस पे पड़ता, समझा कि नहीं? बोलो ना बेटा, तो कैश प्राइस बोलो, कैश प्राइस बोलो 1478 488। कर रहे हो ना मेरे साथ एंट्री? करिए करिए करिए। 1478 488। तो बेटा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि असेट शैल ऑलवेज बी recognized एट कैश प्राइस। बेटा रिकॉग्नाइज मतलब, रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड, पढ़ाया था पहले दिन दूसरे दिन वाली क्लास में। रिकॉग्नाइज्ड, असेट शैल ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज एट कैश प्राइस। ये नरेशन नहीं है, ये एंट्री का नरेशन नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट को मैं लिखवा रहा हूं यहां पर कि असेट हमेशा कैश प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, एक सेकंड एक चीज बोल दूं फिर। अच्छा, वेंडर को भी मैंने किस प्राइस पे रिकॉर्ड किया? फिलहाल कैश प्राइस पे, पर मुझे वेंडर को और क्या देना है, तो वो कब रिकॉर्ड करूंगा? जब जब इंटरेस्ट ड्यू होगा मैं तब उसको वेंडर को अलग से और क्रेडिट करूंगा। समझ में आएगी नहीं? हाँ ठीक, तो इसमें लिखो वेंडर के ऊपर एरो करके, हायर वेंडर is first recorded at cash price. Higher vendor will be credited again by interest amount when it is due, when it is due। तो हायर वेंडर को मैंने फिलहाल कैश प्राइस पर रिकॉर्ड कर लिया कि मुझे उसको इतना देना है, पर हां हायर वेंडर को मैं फिर से क्रेडिट करूंगा। कब क्रेडिट करूंगा? जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तब क्रेडिट करूंगा एक बार और, समझे हो कि नहीं? और परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस की इनकम। हर चीज के दो पहलू। परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या है? तो परचेजर इंटरेस्ट को क्या करेगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। और क्रेडिट किसको करेगा? वेंडर, क्योंकि वो उसको पे करना है। हर चीज के दो पहलू, एक्सपेंस है मेरे लिए और मुझे पे करना है तो मेरी लायबिलिटी है। समझे कि नहीं समझे? पक्का? ऑल राइट। तो ये मैंने किया बिगिनिंग में। बेटा क्वेश्चन में डीपी है क्या? क्वेश्चन में डीपी है क्या? कितना है डीपी? और डीपी भी 0 ईयर पे ही आया होगा, इमीडिएटली पे किया होगा। तो बताओ 0 ईयर पे एक और एंट्री क्या होगी? बिगिनिंग 0 ईयर। बोलो, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक करूं कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक करूं? हाँ, वेंडर को डेबिट करूं, असेट को क्यों नहीं करूं? सर डीपी तो एसेट में जा चुकी ना, 1478 में तो डीपी जा चुकी ना। और वेंडर को भी हम क्या बोल रहे थे कि मुझे 1478 पे करना है। अब जब कर रहे हैं तो डेबिट करो ना सर उसको। वेंडर को क्रेडिट कब करते हैं? जब कहते हैं कि अभी लायबिलिटी है, पे करना है। जब पे कर लिया तो डेबिट कर लो। तो कितना पे किया? हाँ, तो बताओ एंट्री क्या करेंगे? मैं हेडिंग डाल रहा हूं पेमेंट ऑफ डीपी, और पेमेंट ऑफ डीपी के अंदर हायर वेंडर डेबिट, हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा गया। कितना? 1 लाख। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब पूछो।
हो गया, 0 0 हो गया, बोलना बेटा। अब क्या होगा 0 ईयर के बाद? फर्स्ट ईयर का एंड, फर्स्ट ईयर का, चलो हेडिंग डालते हैं, फर्स्ट ईयर एंडिंग। क्या होगा बेटा फर्स्ट ईयर एंड में, क्या होगा? फर्स्ट ईयर एंड में दो चीजें होंगी, पहला इंटरेस्ट ड्यू होगा। पहला क्या होगा? तो हेडिंग डालो, इंटरेस्ट इज ड्यू। बेटा इंटरेस्ट ड्यू होने से हमें क्या? परचेजर को क्या? परचेजर को क्या? सर इंटरेस्ट ड्यू मतलब खर्चा, एक्सपेंस, और दूसरा लायबिलिटी। तो एंट्री बोलो, क्या होनी चाहिए एंट्री? एंट्री क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट। ये इंटरेस्ट मुझे किसको देना है? हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? टू हायर वेंडर। ये मैंने ऊपर लिखवाया था आपको कि हायर वेंडर विल बी क्रेडिटेड अगेन बाय द इंटरेस्ट व्हेन इट इज ड्यू। अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो उसको क्रेडिट करो। यस बोलो। नहीं दादा, मेरे को अमाउंट तो बोल दे बेटा, इतनी जल्दीबाजी। अमाउंट तो बोल बेटा। ये प्लीज पास ऑन द रिमोट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बेटा, वो तू कौन सा वाला एग्जाम्पल देख रहा है? हमारा ये नया वाला एग्जाम्पल है दादा, ये रिवर्स वर्किंग वाला एग्जाम्पल है बेटा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? सिंपल सा है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर 1378 के ऊपर। अभी रिवर्स वर्किंग में तुम ये 1378 क्या लिखे है? ओवरऑल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ना। सो यू विल कैलकुलेट द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन 1378 ना। सो कैलकुलेट 1378 488 इंटू 12%। wait 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 everyone is clear now why I am calculating on this? why not on this 580 के ऊपर? सर वो आखिरी का है सर, समझेगी नहीं? सबसे पहले पहले क्या था? ये था ना 1378। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा? 165 400 19 165 419। डोंट वरी, मैं नीचे वर्किंग कर देता हूं। क्या था? 13, क्या था? 1378 488 मल्टीप्लाइड बाय 12%। एक बच्चे का सवाल है सर, हम फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को फर्स्ट एंट्री में ही ड्यू कर सकते हैं क्या? कैसा फालतू का सवाल पूछ रहे हो यार, कुछ भी। फर्स्ट ईयर की एंट्री कब हो रही है? 0। तो तुम पूछ रहे हो कि सर इंटरेस्ट को हम 0 ईयर पे ड्यू कर सकते हैं क्या? तुम्हारी कैसे चलेगी? मतलब जब पता है कि ईयर एंड पे इंस्टॉलमेंट देनी, तो ड्यू कब होगा बेटा? ईयर एंड में। कुछ भी सवाल पूछते हो बेटा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, थोड़ा सा ना अपने फाउंडेशन के ना बुखार से बाहर निकलो। हो गया, पास हो गए, अब वापस से सच्चाई में आ जाओ। अभी भी फाउंडेशन मतलब वही चम्मच से पिलाने वाला काम कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्या होगा बोलो? क्या करना पड़ेगा? तो हेडिंग डालो, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे? पेमेंट करते वक्त मेरी लायबिलिटी खत्म होगी ना। लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट होती है, लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है? डेबिट। तो लायबिलिटी कौन है मेरी? वेंडर। तो एंट्री क्या करेंगे? हायर वेंडर डेबिट। हाउ मच? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 3 लाख बेटा, टू बैंक अकाउंट 3 लाख।
बेटा क्लियर हुआ? दिस फर्स्ट ईयर इज ओवर. अब क्या करेंगे? सेकेंड और थर्ड ईयर होगा ना अभी. तो ये सेकेंड और थर्ड ईयर की एंट्री आप घर से करके ला सकते हो. हाँ, और अभी आप मेरे को एक अकाउंट बना के दे सकते हो, जितना एंट्री मैंने करवाई उतने तक. क्या मुझे आप हायर वेंडर का अकाउंट, लेजर अकाउंट बना के दे सकते हो क्या? प्लीज थोड़ा ऑन अ सीरियस नोट, मुझे अभी तक मैंने जितनी एंट्री की है मुझे इस अकाउंट में डाल के दो. अभी तक मैंने आपको जितनी एंट्री करवाई है मेरे को इस हायर वेंडर अकाउंट में डाल के दो. पोस्टिंग करनी है आपको, सिंपली पोस्टिंग करना है. बना? हाँ, ऑल राइट. यस, टेल मी, मुझे पोस्टिंग बताइए क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? एक सेकेंड. क्रेडिट साइड में लिखेंगे सबसे पहले बाय असेट ऑन एचपी. हाँ, कितना? 1478 488. वेरी गुड. फिर क्या करेंगे? टू, बेटा टू बैंक. हाँ, डीपी ना. टू बैंक ब्रैकेट में कर देता हूं डीपी 1 लाख बाय इंटरेस्ट ऑन एचपी 1419. नेक्स्ट. It was a first installment now. How much? The remaining balance carried down. 1243,907. बोलो बेटा, समझा कि नहीं समझा? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो, देखो ध्यान से देखो. ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग आ जाएगा. चलो इसको ओपनिंग ले आओ.
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 43 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, वो जो मैंने आपको इंटरेस्ट टेबल बनाना सिखाया था, आप बिना टेबल के भी डायरेक्ट अकाउंट से इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ये ओपनिंग वैल्यू आ गई, इसके ऊपर डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालो, इसके ऊपर डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालो। वो टेबल था, ये लेजर है, बात तो वही है ना, बात वही है, बस फॉर्मेटिंग अलग अलग है। तो इसके ऊपर निकालो इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन एचपी 149,269 टू बैंक। पेमेंट करना पड़ेगा ना बेटा, कितना कितना 5 लाख। तो क्या बचेगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। एट 93176। ऐसे ही क्या आप थर्ड और फोर्थ ईयर कर लोगे? हाँ, बस अब आपको घर से थर्ड और फोर्थ ईयर का लेजर कंप्लीट करके आना है। फोर्थ ईयर के एंड में ऑफ कोर्स बैलेंस जीरो हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो। और आपको सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर की एंट्रीज करके आनी है। इतना कर लोगे कि नहीं? एक सवाल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्या हम इस फर्स्ट एंट्री को और इस वाली डीपी की एंट्री को कंबाइन करके एंट्री लिख सकते हैं? अगर लिखेंगे तो क्या एंट्री होगी? वैसे लिखने को लिख सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा अलग अलग करो, है ना। पर अगर आपका मन करता है तो आपके मन को रखने के लिए मैं एंट्री जरूर आपको करके देता हूं। सोचो एंट्री क्या होगी। असेट हमेशा उतने पे ही डेबिट होगा, 1478। हाँ, टू हायर वेंडर 1378 हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा 1 लाख। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो करने को कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अलग अलग एंट्री करो तो ज्यादा आसान लगता है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगता है ना, कचरा नहीं लगता। समझे हो कि नहीं? ऑल राइट। ये कौन सा वाला एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल 4। हाँ, फिर से पूछना बेटा, क्या पूछ रहे हो सवाल? सर फर्स्ट एंट्री में एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर किया जिसमें डाउन पेमेंट एडेड है, तो सर डाउन पेमेंट की आपने अलग से एंट्री की क्यों की? मैंने फर्स्ट एंट्री में डाउन पेमेंट पे किया क्या? मैंने सेकंड एंट्री में डाउन पेमेंट पे? दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। मैंने फर्स्ट एंट्री में डाउन पेमेंट को असेट के अंदर ले गया और कहा कि मुझे वेंडर को पे करना पड़ेगा, और सेकंड एंट्री में पे कर दिया। अरे एंट्री अलग अलग है ना बेटा मेरे, है ना। यस, क्लियर है कि नहीं? हो गया? हाँ करना है छुट्टी यहीं पर कि आगे बढ़े? और छुट्टी करें? पक्का? क्या करोगे घर जाके? सिचुएशन नंबर 2 इज डन। चलो एनीवेज, अब यहीं पर छुट्टी करते हैं, ठीक है। आप बढ़िया घर जाओ, मार्केट में जाओ, घूमो फिरो। अगर किसी को यहाँ 1-1.5 घंटे बाद आना है तो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पर भी 1-1.5 घंटे में। अब मूर्ति तो आने दो बेटा। तो हम यहाँ भी मनाएंगे गणेश चतुर्थी। तो अगर यू गाइज आर ऑल गाइज आर इनवाइटेड, सो इफ यू गाइज वांट तो आप चाहो तो आ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ऑलराइट, चलो आज तो तुम्हारी कॉस्टिंग की क्लास भी नहीं है, मस्त, भागने का भी कोई टेंशन नहीं। तो मैं क्या बोलता, आज होमवर्क दे ही देते हैं। नहीं, जो दिया है वो तो एग्जाम्पल है, वो ऐसे ही है। जो अभी एग्जाम अभी होमवर्क दूंगा वो प्रॉपर होमवर्क दूंगा आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 1,
पेज नंबर है 10.13। 10.13 10.13 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। ये आपको करना है, ये आपको करना है पीवी फैक्टर के हिसाब से, रिवर्स वर्किंग से नहीं, समझे? और दूं? क्वेश्चन नंबर 4, so question number 1 and question number 4, these two are homework. इसमें आप नहीं, इसमें टेक्निकली इसमें पीवीएफ की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश प्राइस ऑलरेडी निकाल के दिया है। इसमें यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ एवरी ईयर, वो टेबल बनाना है, शेड्यूल वाला इंटरेस्ट शेड्यूल, राइट? सो इट में नॉट रिक्वायर्ड। बेटा क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल मतलब, एक बच्चा पूछ रहा है बेटा सर क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल मतलब टिल डेट अभी तक जितने भी प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट में पे हो चुके हैं उन सबका सम। अंडरस्टूड और नॉट? तो क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल मतलब अभी तक का जो जो प्रिंसिपल पे करते आया हूं इंस्टॉलमेंट्स के रूप में उन सबका सम। मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू कर रहा हूं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर का प्रिंसिपल, थर्ड वाले के अंदर का प्रिंसिपल, दोनों को मिला दूंगा तो क्यूमुलेटिव हो जाएगा। फिर उसके अंदर सेकंड वाला मिला लूंगा तो वो और क्यूमुलेटिव हो जाएगा। क्यूमुलेटिव मतलब टिल डेट। समझा कि नहीं? चलो यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, या अभी आज की क्लास कंडक्ट करवाने के लिए थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं कल की क्लास में नॉर्मली, ठीक है, सेम टाइम पर। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय माता दी, गणपति बप्पा।